देखिए, ये शहीदी दिवस है। ये 1 मई, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत बड़ी है और ये दिन वो दिन है जब मैं खुद भी एक ट्रेड यूनियन लीडर हूँ और इसी लाल झंडे के नीचे मैंने अपना कैरियर शुरू किया था। और इस लाल झंडे का इतिहास शिकागो से शुरू हुआ था। उस बच्चे ने जिसने कुर्बानी दी और अपनी कुर्बानी दे के जब वो शहीद हो गया, फिर जब देखा कि आंदोलन टूटने लगा, उसकी माँ ने उस खून से लथपथ उस कमीज को उठाया और उसी को झंडा बना के उस आंदोलन को आगे चलाया था। और उसी आंदोलन के कारण आज जितने भी हमारे मजदूर तबका है, इन लोगों को जो लेबर क्लास है, इनके हक और हकूक का जो है कानून उसके बाद बने। और आज जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार ने भी जम्मू कश्मीर की लेबर क्लास के लिए, मजदूरों के लिए अलग अलग कानूनों में बदलाव लाया है। और हमेशा हमसे पहले भी जो सरकारें रही उन्होंने बदलाव किए, चाहे वो दिल्ली में रही, चाहे वो जम्मू कश्मीर में रही। और आज भी जो हमारी उमर अब्दुल्ला सरकार है तो उसने भी काफी यहाँ बदलाव लाए और दिल्ली के अंदर भी मजदूरों के जो कानून है, जो लेबर क्लास के कानून है, काफी सारे बदलाव आए हैं। लिहाजा आज का जो ये दिन था, मैं ये लोग जो लेबर क्लास आई थी, इनके मसले मसाइल हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियों में लेबर है, उनके यही कहना है कि इंडस्ट्रीज जो बाहर के आते हैं हम लोगों को, लोकल लोगों को नहीं लेते। अगर लेते हैं तो ये रातों रात जब अपने इंसेंटिव लेके फैक्ट्री को जब बंद करते हैं तो हमारी सुबह छुट्टी कर देते हैं। तो इन चीजों की कहीं ना कहीं हमने काफी सारी चीजें सुधार लाई हैं। और जो यहाँ के हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हमारी एफिलिएटेड विंग है, स्टेट सेंट्रल लेबर यूनियन, उसका जो हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं ठाकुर नार सिंह जी, वो उन्होंने ये पूरा आज यहाँ पे शेर कश्मीर भवन में प्रोग्राम किया, जिसमें हमारे एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जनाब अजय सरोत्रा साहब, हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रतनलाल गुप्ता साहब और सेक्रेटरी शेख बशीर साहब और बाकी जितने भी नेतागण आपने देखा यहाँ पे आए और ये लेबर क्लास आई, इनसे गुफ्तगू की, इनसे बातें की। अब इनका मोमेंटम आया है और मैं अपने ऑफिसरों को बुलाऊंगा। मैं एक दिन अपनी जो हमारी ये लेबर यूनियन है इनको भी बुलाऊंगा और दूसरी जो स्टेट की लेबर यूनियन है मैं उनको भी बुलाऊंगा। एक ज्वाइंट मीटिंग करेंगे, जो भी मसले इनके हैं उनको हल करेंगे। मकसद एक ही है, क्योंकि उमर साहब का भी हमेशा यही कहना है, आपने भी असेंबली में सुना होगा उमर साहब का भाषण, जब भी वो बात करते हैं और जम्मू कश्मीर की लेबर क्लास के लिए, इन मजदूरों के लिए हमेशा फिक्रमंद हैं और यही कहते हैं कि इन लोगों के जो हक हुकूक है उनकी रक्षा की जाए, उनकी हिफाजत की जाए। वंदे भारत जो है वो जम्मू से श्रीनगर के लिए रवाना हुई, इसको लेके आप क्या कहेंगे? क्योंकि 5 घंटे का सफर जो है आपको कहीं ना कहीं आम लोगों को जो है मिलेगा। आप सबको मुबारकबाद। अब आप लोग भी सुबह बैठा करना, वहाँ हमारी कश्मीर में इंटरव्यू लिया करना, शाम को वापस आया करना। अब आप लोग यहाँ के पत्रकार वहाँ जाएंगे, वहाँ के पत्र यहाँ आएंगे, अब आपस में बांट लिया करना। एक दिन आप वहाँ शिफ्ट लगा लिया करना, एक दिन यहाँ। और सबसे बड़ी बात है कि कश्मीर में ट्रेन जाना ये एक सपना था और एक सपना जम्मू कश्मीर के लोगों का पूरा हुआ है। और आप सबको मुबारकबाद, जम्मू कश्मीर के लोगों को और खास करके कश्मीर और लोगों को। सबसे बड़ा टूरिस्ट, अब टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में और बढ़ेगा, ट्रेन से भी आएगा, क्योंकि जहाजों की टिकट काफी महंगी हो जाती थी, ट्रेन का सफर थोड़ा सस्ता है और इसलिए अब फायदा सबको होगा। और आप सबको इसके लिए बहुत मुबारकबाद और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हम शुक्रिया अदा करते हैं, उनको भी मुबारकबाद। और मैं अपने चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी हमेशा इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी चालू करने के लिए कोशिश की और हमेशा दिल्ली से बात की। केस किया गया है, वीडियो शेयर किया है। पीडीपी का हमेशा इतिहास क्या है? पीडीपी का हम जो ओरिजिन है, जहां से इनका बर्थ है, वो यही शोशेबाजियों से। लेकिन एक वक्त था पहले इनके शोशे चलते थे, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते थे और उससे वोट लेते थे। अब वक्त बदला है और मुझे लगता है कि इल्तिजा जी को इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए और इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। और क्योंकि पीडीपी सरकार में रही है, 2 बार रही है और उनकी भी जिम्मेवारी बनती है। अगर बाकी लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हों, अपना भाईचारा मजबूत हो, तो इनका भी फर्ज बनता है। लेकिन अगर पीडीपी जम्मू कश्मीर में दोबारा वापस आना चाहती है तो मैं पीडीपी को यही कहूंगा, एक सलाह दूंगा कि आप मुद्दों पे बात करिए, ये सेंटीमेंट्स पर बात जाइए, या लोगों को उनके भावनाओं से मत खेलिए। अब अगर आप मुद्दों पे बात जाएं तो पीडीपी को सबसे पहला सवाल हम यही पूछते हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर आपने ये स्टेट क्यों तोड़वाया? बीजेपी के साथ मिलकर पीडीपी वालों आप ये जवाब दे दो, ये स्पेशल स्टेटस क्यों तोड़ाया? ये जो बेरोजगारी का पूरा कारण है ये पीडीपी और बीजेपी का कारण है, क्योंकि पीडीपी अगर बीजेपी के साथ ना मिलती तो आज जम्मू कश्मीर का ये हालात ना होते।
आज अगर पीडीपी और बीजेपी की सरकार ना बनती तो आज जम्मू की जो बर्बादी निकली या कश्मीर की बर्बादी निकली तो शायद यह ना निकलती। इसलिए पीडीपी आज एक डूबता जहाज है, वो तिनके का सहारा ढूंढ रहा है। अब एक तिनका उन्होंने ये ढूंढने की कोशिश की, अब ये तिनके में वो पहले ही डूबे थे, वो डूब गए। तो इसलिए ये चीजों से आप कहें इन चीजों से आप सरकार में वापस आ सकते हैं, नहीं, मुद्दों पे आइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह और मेरे कायद और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब की तरह और कायदेसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की तरह मुद्दों पे बात करिए। और मुद्दा एक ही है जम्मू कश्मीर का आज सबसे बड़ा, कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा कैसे बहाल होगा, जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस कैसे बहाल होगा, ये मुद्दे हैं, इन पे बात करिए, ना कि ये दूसरी चीजों पे। महराज मलिक ने सर टारगेट किया है एमपी सरकार के ऊपर कि वो विधायक को नहीं निकाल सकते, तो क्या करेंगे आगे, क्या कहेंगे सर? आप उनको मेरे पास भेज दीजिए, अगर कोई उनका जेन्युइन इशू होगा जरूर कंसीडर किया जाएगा। चौधरी साहब क्या कहेंगे? अब महराज मलिक ने कहा है कि पीएस से नहीं हटा सकी नेशनल कांफ्रेंस सरकार, तो वो आम लोगों की राय कैसे लाएंगे सामने, उनका प्रॉब्लम? आप मुझे बताएं जम्मू कश्मीर में प्रायोरिटीज क्या हैं, जम्मू कश्मीर का लोग क्या चाहते हैं, जम्मू कश्मीर का नौजवान क्या चाहता है, जम्मू कश्मीर का किसान क्या चाहता है, जम्मू कश्मीर का मजदूर क्या चाहता है, जम्मू कश्मीर का इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाहता है, जम्मू कश्मीर का व्यापारी क्या चाहता है, जम्मू कश्मीर के जो आम बेरोजगार बच्चे हैं वो क्या चाहते हैं, जम्मू कश्मीर में कितने मुद्दे हैं, पानी है, बिजली है, स्कूल है, सड़कें हैं, क्या क्या है। तो क्या जम्मू कश्मीर जहां आप बोल रहे हैं, क्या जम्मू कश्मीर यहीं अटक के रह गया? क्या यही है? पहले सुनिए, वो पहले सुनिए जम्मू कश्मीर, आप एक जर्नलिस्ट हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और मुझे लगता है आपको सवाल जम्मू कश्मीर के लोगों पे पूछिए। एक बात थी, खत्म हो गई, एक आदमी को जमानत मिल गई, वो बाहर आ गया, उसको शुक्रिया करना चाहिए हिंदुस्तान के जुडिशरी का, जिसका हमेशा हमें फक्र है। और हम हमेशा ये कहते रहे हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा, मेरे लीडर ने कहा, उमर साहब ने कहा, सरकार ने कहा, हर कैबिनेट मिनिस्टर ने इस चीज को कंडेम किया था कि जब वो एमएलए जब अंदर हुआ था, तो इसलिए हमने जब वो अंदर हुआ कंडेम्ड किया, जब वो असेंबली के अंदर स्पीकर साहब ने कंडेम्ड किया, एमएलए साहब ने कंडेम्ड किया, अब रोज इसी को डिस्कस करेंगे। इसलिए इस बात को बंद करिए, मुद्दों पे आइए। राज्यसभा इलेक्शंस को लेकर जहां पर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बनी हुई है, सजाद गनी लोन ये कह रहे हैं कि राज्यसभा इलेक्शंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की मैच फिक्सिंग। सजाद लोन साहब को पूछो, आप वही हो जो दिल्ली में बीजेपी के पास गए थे कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, आप वही हो ना? आप वही हो ना जो बीजेपी और पीडीपी की सरकार में मंत्री थे? आप खुद जब उस बीजेपी के साथ मंत्री रहे, मिनिस्टर रहे, और आज दूसरों पे सवाल करते हो। सजाद लोन साहब अपने गिरवान में झांको, और जिसके घर अपने कांच के हों वो दूसरों को पत्थर नहीं मारते। और सजाद लोन साहब, लोगों के मुद्दों पे बात करिए। जम्मू कश्मीर में बड़ी मुश्किलें और मुसीबतें हैं, अगर आपको दम है तो आइए एक आंदोलन निकालिए ना, आप जम्मू को स्टेट का दर्जा दीजिए, आप एक आंदोलन करिए ना कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दीजिए। वो बातें आप में दम नहीं है सजाद लोन साहब, वैसे लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करिए। अब सजाद लोन साहब का जो आपका उनका जो जमीनी पकड़ है सियासत की, आज वो कश्मीर में खत्म हो रही है। अब सिर्फ वो लोगों को उलझाना चाहते हैं, उसमें वो कामयाब नहीं हो सके। आप देख लीजिए, अगली बार सजाद लोन साहब की जमानत जब्त हो जाए।